अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात दिल्ली एनसीआर की खराब हवा से परेशान लोगों की, जो कि अब राहत भरी सांस तलाशने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। बागेश्वर इन दिनों पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार है। यहाँ के मशहूर हिल स्टेशन कौसानी में सैलानियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। शानदार मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लोग देश के कोने कोने से यहाँ पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा हिमाचल प्रदेश के शिमला का भी है, लेकिन उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। बद्रीनाथ धाम में हालात ऐसे हैं कि नदी नाले तक जमने लगे हैं। हवा भले ही ठंडी हो, लेकिन बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होने जा रहे हैं और अभी भी 12 दिनों की बद्रीनाथ यात्रा शेष बची है। ठंड के बावजूद श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं और साथ ही यहाँ पर जमते झरने, नदी नालों के खूबसूरत नज़ारों का भी आनंद ले रहे हैं। राजधानी की खराब आबो हवा से परेशान दिल्ली एनसीआर के लोग सुकून भरी सांस की तलाश के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। साफ हवा पाने के लिए पहाड़ों की वादियां दिल्ली वालों का पसंदीदा स्पॉट बन गई हैं। वहां के ऊंचे पहाड़ों पर चलती ताजा हवाएं दिल्ली की दम घोटू हवा को भुला देती हैं। शांत वादियां, अद्भुत नजारा और तरोताजा कर देने वाली हवा, ये तस्वीर उत्तराखंड के कौसानी की है, जो इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। महानगरों में लगातार बढ़ते पॉल्यूशन के बाद पर्यटक लगातार कौसानी की ओर रुख कर रहे हैं। ये ठीक मेरे पीछे आप नज़ारा देख सकते हैं। कौसानी जो कि हिमालयी क्षेत्र का एक बहुत बेहतरीन सुंदर नज़ारा यहाँ पे रहता है। ये अनासक्ति आश्रम का क्षेत्र है, देख सकते हैं आप। हिमालय का अद्भुत नज़ारा यहाँ पे पर्यटक दूर दूर से यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अपनी हिमालय की सुंदरता अपने कैमरों में कैद करके ले जा रहे हैं। यहाँ से हिमालय की बर्फ से ढकी त्रिशूल, नंदा देवी समेत कई चोटियां साफ नजर आ रही हैं, जो सुबह और शाम सूरज की रोशनी में सिंदूरी लाल होकर और भी आकर्षक हो जाती हैं। बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों पर बिखरा अद्भुत नजारा पर्यटकों को मानो अपनी तरफ लुभा रहा है। पर्यटक भी मानो सुध बुध खोकर इस कुदरती खूबसूरती को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। हम पिछले लगभग 30-35 साल से यहाँ पे आते हैं और यहाँ जो गांधी जी का जो समर्पण है और गांधी जी ने जो अपनी किताब यहाँ पे लिखी थी अनासक्ति योग, वो एक तरह से काम के प्रति आपकी कैसे आप अनासक्त होकर कैसे काम कर सकते हैं उसके बारे में एक व्यापक दृष्टि देती है। और इस जगह को गांधी जी के आने के बाद से और ज्यादा खूबसूरती मिली है। पर्यटक जो यहाँ आते हैं इतना खुशहाल होकर जाते हैं, कहते हैं कि हम बड़े बड़े होटलों में तो हम कभी भी रह लेंगे, कहीं भी रह लेंगे। ये अनासक्ति आश्रम में आकर के उनको इतना सुख और शांति मिलती है कि वो अपने को एकदम गदगद महसूस करते हैं कि हम जहाँ गांधी जी का चरण रज पड़ा वहाँ हम आकर के धन्य हुए हैं। कौसानी की दूसरी खूबसूरती बैजनाथ झील और इसके चारों तरफ फैली मनोरम वादियां हैं। झील के शांत पानी में बोटिंग इस खूबसूरत नजारे में चार चांद लगा रही है। दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर दूर पहाड़ों की रानी कही जाने वाली शिमला की वादियां भी सैलानियों का इस्तकबाल कर रही हैं। यहाँ की फिजा और आबो हवा इन दिनों बेहद पुरसुकून नजर आती है। ऐसे में दिल्ली वालों के लिए ये एक शानदार डेस्टिनेशन है, जहाँ खूबसूरत नजारों के साथ ही ताजा हवा की सौगात भी मिल रही है। हालांकि शिमला में इन दिनों कड़ाके की ठंड का असर नजर आने लगा है। दिन में भले ही हल्की धूप खिल रही है, लेकिन रात में पारा 5 से 2 डिग्री तक पहुंच रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 सप्ताह में ठंड और बढ़ने की उम्मीद है। लगभग सभी स्थानों पे हमें एक अच्छी धूप खिलती हुई नजर आएगी और वहीं पे जो तापमान की अगर हम बात करें तो हमारा जो डे टेम्परेचर्स हैं वो लगभग प्रदेश के अधिकांश स्थानों पे नॉर्मल रेंज में ही बने हुए हैं, जिसमें से मुख्य रूप से जो हमारा लो हिल्स है या प्लेन एरिया है वहाँ पे ये तापमान 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, मिड हिल्स में 18 से 24 के बीच में, जबकि हाई हिल्स में ये दिन के तापमान जो अधिकतम तापमान है वो 10 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बने हुए हैं। हिमाचल के पहाड़ सैलानियों से गुलजार हैं तो उत्तराखंड की वादियों में बर्फ की दस्तक है। तापमान माइनस में पहुंचा हुआ है और नदी नाले झरने जमने लगे हैं। तस्वीरें बद्रीनाथ धाम के आसपास की हैं। देखा जा सकता है कि कैसे पानी की बूंदें कड़ाके की ठंड की वजह से बर्फ में बदल गई हैं। बद्रीनाथ धाम के पास ये नजारा ऋषिगंगा के जमते झरने का है, जिसकी बूंद बूंद बर्फीले मौसम की वजह से जम रही है।
बद्रीनाथ धाम में लगातार पारा लुढ़क रहा है। -16 डिग्री तक अब पारा यहाँ पे लुढ़क चुका है। बद्रीनाथ धाम के ऋषि गंगा के समीप के ये झरने देख सकते हैं। यहाँ पूरे पहाड़ी पे मानो क्रिस्टल लगे हुए हो, इस तरह का यहाँ पे नज़ारा है। ये पानी की बूंद बूंद यहाँ पे बहती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सब अब फ्रीज हो चुकी हैं, बर्फ बनकर जम चुकी है। एकदम कांच से आकार, ये इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हालांकि तस्वीरों में अगर देखें तो बेहद खूबसूरत, अपनी ओर आकर्षण करने वाला ये दृश्य है। बद्रीनाथ धाम के पास की शेष नेत्र झील की तस्वीरें भी देख लीजिए। यहाँ भी झील बर्फीले पत्थर में तब्दील हो चुकी है। इन तस्वीरों से जाहिर है कि उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में आप कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं बद्रीनाथ धाम में जो ये शेष नेत्र झील है, ये पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है। हर तरफ इसका पानी जम रहा है, जहां नजर घुमाओ वहां अब ये बर्फ पाले में तब्दील दिखाई दे रही है। ये देख सकते हैं बर्फ की जो परत है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पूरी झील फ्रीज हो चुकी है। इतना ठंड इस समय -10 से 16 डिग्री तक बद्रीनाथ धाम में रात को तापमान लुढ़क रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे जो आ रहे हैं उन लोगों को इस समय कड़ाके की ठंड और हाड़ कपकपाने वाली सर्दी के सितम का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों यहाँ बर्फ के पहाड़, जमीन पर बनी बर्फ की सुंदर आकृतियां नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें बामणी गांव के रास्ते में पेड़ों पर जमी बर्फ की है, जिसने पेड़ों को क्रिसमस ट्री में बदल दिया है। सुंदर ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। हालांकि यह मोटी बर्फ की चादर एकदम बन चुकी है, एकदम बिल्कुल ये कड़क बन चुकी है। बर्फ क्रिस्टल जैसा, कांच जैसा आकार, और यहाँ नीचे भी पूरी तरह से पानी जो है वो बर्फ में तब्दील हो रहा है। पेड़ पौधों, पेड़ों पर भी ये एकदम क्रिसमस ट्री की तरह बर्फ जमी हुई, सजी हुई दिख रही है। इतना खूबसूरत ये नज़ारा है। और इधर जो रेलिंगों में ये बर्फ बनी हुई है, ये बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है इस समय बद्रीनाथ धाम में किस तरह ठंड लगातार जो रात्रि का समय है बढ़ती जा रही है। बद्रीनाथ धाम में ठंड जरूर बढ़ी है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। दिल्ली की आबो हवा से बद्रीनाथ धाम पहुंचे भक्तों के लिए तो ये जैसे दोहरी खुशी है। हम तो दिल्ली से आए हैं और मौसम बहुत अच्छा है, और जैसा हम लोग सोच रहे थे कि स्नोफॉल देखने को मिलेगा, बट वो नहीं मिल पाया। बट फिर भी वेदर का दर्शन करके तो बस भगवान की नगरी है वैकुंठ धाम। यहाँ की जो शांति मिलती है ना, वो दिल्ली की भीड़ भाड़ में है ही नहीं। बहुत पीसफुल है, बहुत पीसफुल। रात को जैसे जैसे हम पहुंचे उसके बाद फिर मुझे माताजी का ख्याल रखना था, तो काफी सारी चीजें ढूंढना पड़ी, और इतनी बढ़ गई थी ठंड के बाहर भी नहीं निकल पाए थे। मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत नाइट में घूमकर और मतलब नज़ारे देखूंगा नाइट में। बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होने जा रहे हैं। अभी भी 12 दिनों की बद्रीनाथ यात्रा शेष है। ठंड के बावजूद श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं, और साथ ही यहाँ जमते झरने, नदी नालों के खूबसूरत नजारों का आनंद भी ले रहे हैं। उत्तराखंड के कौसानी से जगदीश चंद्र पांडे, शिमला से विकास शर्मा और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा की, जो कि 7 दिन से लगातार जारी है। और 7वें दिन यात्रा हरियाणा से होते हुए उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई और श्री कृष्ण की नगरी पहुंची। कान्हा की नगरी में एकता यात्रा का पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत हुआ। धर्म, आस्था और एकता का संदेश लेकर निकली ये अद्भुत यात्रा अपने अंतिम चरण में है। उत्साह से लबरेज भक्तों का हुजूम बाबा बागेश्वर की इस एकता यात्रा में शामिल है। जितनी अद्भुत ये यात्रा है, उतने ही अद्भुत वो भक्त हैं जो इस यात्रा में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ शामिल हैं। कोई अपने कंधों पर मां को उठाकर यात्रा कर रहा है, तो कोई एक पैर पर खड़ा होकर यात्रा को संपन्न करने का प्रयास कर रहा है। एकता के संकल्प पथ पर यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर भक्त बाबा के स्वागत के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए पूरी तरह से आतुर नजर आ रहा है।
धर्म, आस्था और एकता का संदेश लेकर निकली है एक अद्भुत यात्रा। दिल्ली से शुरू हुई ये आस्था की पद यात्रा अब वृंदावन की ओर अग्रसर है। हजारों भक्तों के कदम, हाथों में भगवा ध्वज और जय सिया राम की गूंज। पद यात्रा अब अपने 7वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन भक्तों का जोश ऐसा है कि जैसे यात्रा का पहला ही दिन हो। उत्साह से लबरेज भक्तों का हुजूम बाबा बागेश्वर की इस एकता यात्रा में शामिल है। यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, भक्तों का उत्साह भी नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। दिल्ली से शुरू हुआ एकता का ये कारवां अब कृष्ण नगरी तक पहुंच चुका है। दिल्ली से शुरू हुई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन पद यात्रा मथुरा के बॉर्डर पर, ये बॉर्डर है, यहाँ उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों की सीमा लगी हुई है, वहाँ पहुँच गई है। तो इस तरह के जो कटआउट हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो चल रहे हैं इसमें, उनके जो अनुयायी इस तरह के कटआउट लेके बड़ी संख्या में जो लोग हैं, करीब 4 दिन तक ये मथुरा जिले में रुकेगी यात्रा और उसके बाद वृंदावन पहुंचकर इसका समापन होगा बांके बिहारी के दर्शन के बाद। और जो यात्रा है ना, बड़ी अद्भुत और अनोखी है। अलग अलग तरीके के लोग हैं इसमें, युवा हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग मौजूद हैं। हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और बड़े पीछे से लगभग बताया जा रहा है कि 2 किलोमीटर दूर से यात्रा चल के आ रही है। धीरेन्द्र शास्त्री हैं, तमाम उनके अनुयायी हैं, तमाम उनके भक्त हैं, तमाम उनके जो 7 लोग समर्थक चल रहे हैं इस यात्रा में, सनातन पद यात्रा में सहयोग कर रहे हैं, तो वो लोग साथ मौजूद हैं। और ब्रज में यात्रा पहुंच गई है और ब्रज में इसका स्वागत बड़े अच्छे तरीके से और बड़े धूमधाम के साथ किया जा रहा है। जितनी अद्भुत ये यात्रा है, उतने ही अनोखे वो भक्त हैं जो इस यात्रा में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ शामिल हैं। कोई अपने कंधे पर मां को उठाकर यात्रा कर रहा है, तो कोई एक पैर पर खड़ा हो इस यात्रा में शामिल है। ऐसे ही एक भक्त इस यात्रा में मौजूद है, जिन्होंने एक पैर से तांडव करते हुए इस यात्रा को पूर्ण करने का संकल्प लिया है। ये मैं महाकाल जी के आशीर्वाद से मैं 24 घंटा और 108 घंटा एक पैर पर खड़ा रह के मैंने साधना प्राप्त कर लिया है प्रभु जी। और अभी मैं दिल्ली से वृंदावन के लिए निकल 24 घंटे तक आप खड़े रह सकते हो ऐसे ही। 24 घंटा और 108 घंटा 12 फरवरी 2025 को महाकुंभ की नगरी त्रिवेणी घाट में दूसरी बार मैंने वहां 24 घंटा एक पैर पर खड़ा रह के मैंने साधना किया अपने महाकाल महाकाली की आशीर्वाद से। फिर 108 घंटे का भी मैंने साधना किया। जब सनातनी की बात आया तो हमारे एक युवा जवान भाई जो धीरेन्द्र कुमार कृष्ण शास्त्री जी हैं, जब उनकी आह्वान हुआ पूरे देश में, तो मैं नालंदा बिहार का रहने वाला हूं, मैं दिल्ली से लेकर वृंदावन तक एक पैर पर खड़े होकर हम तांडव करते जा रहे हैं। और ये तांडव इतना खतरनाक है कि महाकाल सभी कष्टों को, सभी परेशानियों को, रास्ते से जो विघ्न है उसको हर लेते हैं। और जिस मनोकामना के लिए हम सभी सनातनी भाई बंधु निकल चुके हैं माता बहन, उसको देखिएगा आने वाले समय में मनोकामना सभी का पूर्ण होगा। हर चेहरा आस्था से भरा है, हर कदम भक्ति की राह पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस भीड़ में एक दृश्य ऐसा भी है जिसने सबका दिल छू लिया। 2 भाई अपनी मां को पालकी पर बैठाकर 170 किलोमीटर लंबी यात्रा पर ले आए हैं। ये धर्म, प्रेम और सेवा का अद्भुत उदाहरण है। कदमों में थकान नहीं, बल्कि चेहरों पर भक्ति की चमक है और माँ के चेहरे पर बेटे के लिए असीम गर्व। ये दोनों अपनी माँ को इसी तरह से 4 धाम की यात्रा करवा चुके हैं, अयोध्या का नया राम मंदिर दिखा चुके हैं। और जब भी वो कहीं भी जाते हैं किसी भी तीर्थ पर, तो अपनी माँ को इस तरह से साथ लेकर ही जाते हैं। माँ के पैरों में दिक्कत है, वो ज़्यादा चल नहीं सकती, इसलिए ये दोनों बेटे अगर वो चाहते तो अक्सर ऐसा होता ही है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं अगर उन्हें चलने में दिक्कत है तो हम उन्हें घर पर छोड़ के आते हैं कि आप घर पर रुकिए। लेकिन यहाँ पर दोनों भाइयों ने तय किया कि हम छोड़ेंगे नहीं माँ को, और हम खुद भी पदयात्रा में जाएंगे और माँ को भी पदयात्रा का हिस्सा बनाएंगे। कैसे हो आप लोग, ठीक हो? सभी भाइयों को जय सीताराम। ठीक है जी। मम्मी ठीक है? मम्मी भी ठीक है जी। एक बार हम फिर से नए दर्शकों से जुड़े हैं, बताइए अपने बारे में कि कब से आप लोग माँ को इस तरह से लेकर चल रहे हैं?
हम लोग अभी हमारे को आज 28 दिन हो गए हैं। बाकी हम यात्रा में तो वैसे हम 7 तारीख से ही सम्मिलित है, वैसे घर से ही ऐसे ही आ रहे हैं हम लोग। कहाँ घुमाला है माँ को इस तरह? वैसे तो बहुत जगह घुमाला है, जैसे हरिद्वार हो गया, मनसा देवी हो गया, चंडी देवी हो गया, वीरभद्र हो गया, लीलकंठ हो गया, माँ सुरकुंडा देवी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अयोध्या, चिलकाना धाम, गोगा मैड़ी, ददरेवा, घाटू श्याम और अपने गोवर्धन की परिक्रमा करा के घर गए थे आज से 6-7 महीने पहले। और अभी इस यात्रा में हम इस बार यात्रा में शामिल हुए। हम सनातन धर्म के लिए जो आवाज़ उठाई है बाबा जी ने, वो सत्य। चाहते तो माँ को छोड़कर भी आ सकते थे, छोड़ा क्यों नहीं? माँ को नहीं छोड़ के आ सकते थे। देखो माँ को कोई तकलीफ होगी, परेशानी होगी तो उसका हमारे यात्रा में शामिल होने का कोई फायदा नहीं है इसमें। जब माँ अपने साथ होगी तो बढ़िया रहेगा। एकता पद यात्रा में जहां भक्ति की शक्ति है तो आस्था और शौर्य का संगम भी मौजूद है। भगवान परशुराम ने अधर्म के अंत के लिए जो हथियार उठाया था, आज उसी हथियार के साथ एक भक्त इस यात्रा में शामिल है। हाथ में चमकता हुआ फरसा, माथे पर चंदन की तिलक रेखा और दिल में बस एक ही भावना, धर्म की रक्षा ही सच्ची भक्ति है। बिगुल बज रहा आजादी का और गगन गूंज रही नारों से और मिला रही है आज हिंद की मट्टी नजर सितारों से। एक बात कहता हूँ लेकिन आज देश के प्यारों से और जनता के नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से, संभल के रहना अपने ही घर में छुपे हुए गद्दारों से और झांक रहे हैं अपने ही दुश्मन अपनी ही दीवालों से। लूट रहे हैं देश की दौलत लोभी रिश्वतखोर यहाँ और सच के ऊपर झूठ का दिन दिन भैया बढ़ता जा रहा जोर यहाँ। इसलिए परशुराम के फरसे की जरूरत है। एकता यात्रा में अटूट विश्वास केवल बाबा में ही नहीं बल्कि उन भक्तों में भी है जो इस पद यात्रा में पूरे तन मन और समर्पण के साथ जुड़े हैं, पद यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। जिस सड़क गली चौराहे से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की ये एकता यात्रा गुजर रही है, उसका भव्य स्वागत भी किया जा रहा है। दस दिनों तक चलने वाले पदयात्रा के बीच में ही बाबा बागेश्वर की तबीयत बिगड़ी, लेकिन उनका मनोबल अटूट है। शरीर भले कमजोर हो रहा हो पर आत्मा में तपस्या का तेज है। पहले से ठीक है पर उतनी ठीक नहीं है, पर भगवान दया करेंगे। 2 दिन शेष बाकी है और ये एक वैचारिक क्रांति है हिंदुओं की एकता की, तो ये अनवरत चलती रहेगी जब तक तन में प्राण है। अंतिम श्वास तक जिएंगे हिंदुओं के लिए, मरेंगे हिंदुत्व के लिए। मेरा रंग रंग हिंदू, मेरा जीवन हिंदू, मेरा तन मन हिंदू, मेरा परिचय हिंदू। 7 नवंबर को दिल्ली के कात्यायनी शक्ति पीठ से शुरू हुई ये पदयात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। करीब 150 किलोमीटर के इस सफर में यात्रा का 7वां दिन है। 14 नवंबर को पदयात्रा बिठौली तक का सफर तय करेगी और फिर 15 नवंबर को पदयात्रा वृंदावन के गरुड़ गोविंद मंदिर पहुंचेगी और 16 नवंबर को यानी अंतिम दिन श्री बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी के दर्शन के बाद यात्रा समाप्त होगी। एकता के संकल्प पथ पर यात्रा बढ़ती रही है और यात्रा पथ पर मौजूद हर भक्त बाबा के स्वागत के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए पूरी तरह आतुर दिख रहा है। होडल से मनीष रसिया और मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर तेज रफ्तार के शौकीनों के लिए। रियल टाइम स्पीड कैमरा और पुलिस ट्रैप को देखकर अक्सर धीमे हो जाने, वाहन चालकों को सावधान और सतर्क हो जाने की जरूरत है। अब ट्रैफिक चालान से बचने के सभी जुगाड़ धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले की नोएडा पुलिस ने सड़क सुरक्षा के लिए गूगल मैप्स के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके तहत गूगल मैप्स अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा की सभी सड़कों के साथ साथ रास्तों के लिए पहले से तय स्पीड लिमिट की भी जानकारी देगा। ओवर स्पीडिंग की वजह से होने वाले सड़क हादसों पर लगाम लगाने के साथ साथ गूगल मैप्स रफ्तार वालों की गाड़ियों का चालान काटने में भी पुलिस का मददगार बनेगा।
रफ्तार का शौक कई बार जानलेवा साबित हो जाता है। तेज गति से चलने वाले वाहनों की वजह से कई दफे जिंदगी पर ब्रेक लगने की आशंका खड़ी होती है। जल्दबाजी में रहने वाले वाहन चालकों की वजह से कभी कभी घरों के चिराग बुझ जाते हैं। अक्सर तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में दूसरे वाहन यहां तक पैदल चलने वाले तक आ जाते हैं। देश के कई दूसरे जिलों की तरह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले का भी यही हाल है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नोएडा की सड़कें पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित होंगी। नोएडा पुलिस भी देश की दूसरी एजेंसियों की तरह रोड सेफ्टी यानी सड़क सुरक्षा को लगातार मजबूत करने में जुटी है। नोएडा में वाहन चलाते वक्त अगर आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके सफर को ज्यादा सुरक्षित बनाएगा। गूगल मैप्स अब नोएडा ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर रास्ते के साथ गति सीमा भी दिखाएगा, यानी वाहन की रफ्तार के साथ उस सड़क पर स्पीड लिमिट भी पता चल जाएगी। अब जब भी नोएडा में प्रवेश करते हुए या ट्रैवल करते हुए गूगल मैप का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी करंट जो स्पीड आप जिससे चल रहे हैं और उस सड़क पर प्रिस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट क्या है, ये दोनों ही प्रदर्शित होंगे। और हम आशा करते हैं कि एक सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग की तरफ हमारे कदम और मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे। एक सेल्फ रेगुलेटरी डिसिप्लिन सड़कों पर आएगा। नोएडा की सड़कों को हर किसी के लिए सुरक्षित बनाने के लिए गौतम बुद्ध जिले की 248 मुख्य सड़कों की मैपिंग और स्पीड लिमिट की मार्किंग हुई। कहीं सड़कों की गति सीमा 100 है तो कहीं 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे में कई बार वाहन चालकों को सड़कों के हिसाब से स्पीड लिमिट की जानकारी नहीं होती है, इसलिए जुर्माने के अलावा सड़क हादसे की आशंका भी बढ़ जाती है। ऐसे में गूगल मैप्स स्पीड बताने के साथ सबसे ज्यादा दुर्घटना वाली जगह की भी जानकारी देगा। इनिशिएटिव्स के माध्यम से अपने अपने इन्फोर्समेंट के माध्यम से सभी सड़कों को नागरिकों के लिए कैसे सुरक्षित बना सकते हैं, इसके लिए आज की ये नवीन नवाचार प्रारंभ किया जा रहा है। गूगल मैप्स की सहायता से पूरे जनपद गौतम बुद्ध नगर में जितनी भी हमारी रोड्स हैं सबकी एक तो मैपिंग कराई गई है, सब में जो स्पीड लिमिट्स हैं विभिन्न अथॉरिटीज़ के आदेशों के अनुरूप उसकी भी मार्किंग करवाई गई है। हमारे शहर के भीतर में जितने भी एक्सीडेंट्स की पिछले 5 वर्षीय डेटा की हमने एनालिसिस की है उसमें हमने ये पाया है कि शहर के भीतर में जो सड़कें हैं उस पर ओवर स्पीडिंग से 53% रोड एक्सीडेंट्स घटित होते हैं। हम आशा करते हैं कि इस इनिशिएटिव से और आपके माध्यम से जनपद गौतम बुद्ध नगर की जनता से हम अपील भी करते हैं कि इसको अपने डे टू डे दैनिक दिनचर्या में अपना महत्वपूर्ण स्थान दे दें और आशा करते हैं कि इस नवाचार के प्रयोग से आने वाले 1 वर्ष के भीतर हम न केवल अपनी सड़कों को सुरक्षित बनाएंगे बल्कि रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली फैटेलिटीज में 50% की कमी लेकर आएंगे। यानी तय गति से ज्यादा रफ्तार होने पर गूगल मैप्स वाहन चालकों को तुरंत अलर्ट करेगा। जिन सड़कों या लोकेशंस पर हादसे की आशंका ज्यादा है उन इलाकों में दाखिल होते ही एक्सीडेंट प्रोन जोन का अलर्ट भी देगा। ये वार्निंग गूगल मैप्स की स्क्रीन या वॉइस मैसेज के जरिए मिलेगी। निजी कंपनी गूगल के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले पुलिस ने 5 सालों के सड़क हादसों से जुड़े आंकड़ों का आकलन किया था, जिसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। यूपी में 53% सड़क हादसे ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। पूरे राज्य में हर साल 22,000 से ज्यादा मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है। मारपीट, हत्या, डकैती और रेप जैसे हिंसक अपराधों में होने वाली मौतों की तुलना में मौत का आंकड़ा 10 गुना ज्यादा है। तकनीक की मदद से नोएडा पुलिस की इस पहल कदमी से सड़क दुर्घटनाओं में कमी की नई उम्मीद जगी है। हादसों के पीछे वाहन चलाने वाले लोगों की लापरवाही को जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें ओवर स्पीडिंग भी बड़ी वजह है। ऐसे में नोएडा पुलिस की इस पहल का मकसद शहर की सड़कों को सुरक्षित बनाना है और ओवर स्पीडिंग से होने वाले सड़क हादसों को कम करना है, जिससे मौतों की संख्या में 50% तक की कमी लाई जा सके। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।